नमस्ते, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य मेहुल भाई, आचार्य संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट। आज हम जानेंगे एक महान व्यक्तित्व के बारे में जिसका नाम है सिद्ध नागार्जुन। शायद आपने नाम सुना ही होगा। प्रसिद्ध रस शास्त्री के नाम से, प्रसिद्ध रसवैद्य और रसायन शास्त्री के नाम से आज पूरा भारत उससे गौरवान्वित हो रहा है। केवल भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में जो धातु के ऊपर काम हुआ, खास करके धातुओं से औषधि बनाने का, तो उसमें नागार्जुन का अग्रगण्य प्रदान रहा है। नागार्जुन जैसी व्यक्ति भारत में जन्मी, वही भारत का सबसे बड़ा सौभाग्य है। रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री एक बहुत ही बड़ा विषय है। वो विषय को नागार्जुन ने एक व्यवस्थित रूप से समाज के सामने चिकित्सा के दृष्टि से रखा। आधुनिक दृष्टि से तो फादर ऑफ सर्जरी लाओ यजी पेन को कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जो 18वीं सदी में शायद हुआ है, तो उसको गिना जाता है अभी। लेकिन सबसे पहली खोज जो रसायन शास्त्र में की, केमिस्ट्री में की, वो नागार्जुन ने की। ऐसे अनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैं। खास करके अल्बेरुनी ने भारत की यात्रा की और उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि नागार्जुन ही अनेक प्रकार के धातुओं की मारण क्रिया करके धातुओं को उपयोग में लाने की और धातुओं से औषधियों बनाने की क्रिया नागार्जुन से ही प्रायः व्यवस्थित रूप से शुरू हुई। ह्वेत्सांग जो चीनी यात्री हुआ, उसने भी अपने संस्मरणों में नागार्जुन के विषय पे बहुत सारी बातें लिखी। खास करके जो धातुओं के अलग प्रक्रियाएं भारत में हो रही थी, उसको व्यवस्थित रूप से किसी ने ढाला। अनेक प्रकार की औषधियों के स्वरसों को और अनेक प्रकार के और द्रव्यों को धातुओं के साथ मेल करके उसकी एक विशिष्ट तरीके से धातुओं से भस्म बनाने की, धातुओं से और वस्तुएं बनाने की, ये सभी प्रक्रियाएं प्रायः नागार्जुन से ही व्यवस्थित रूप से भारत में ग्रथित हुई। ऐसा नहीं है कि शुरू हुई, शुरू तो थी भारत में, लेकिन औषधि योग में सबसे पहले शुरू हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। नागार्जुन ने अनेक प्रकार के जो धातुएं हैं उसके ऊपर विशेष कार्य किया। अब नागार्जुन ने ये कार्य क्यों किया, कैसे किया, उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। नागार्जुन का काल ऐसे 2री शताब्दी से 3री शताब्दी तक माना जाता है, यानी आज से लगभग 2000 के पहले, 2000 साल या 2200 साल पहले का काल है, वो नागार्जुन का काल है। ठीक वो काल पे सुश्रुत के बाद का काल है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिताओं में अनेक प्रकार की औषधियों का वर्णन है। औषधि के अनुकूल वातावरण होने से अनेक प्रकार की औषधियां यहाँ पर उगती थी, हो रही थी। आगे रोग बढ़ते गए, जनसंख्या बढ़ती गई, जंगल धीरे धीरे समाप्त होने लगे, औषधियां भी अपना गुण धीरे धीरे खोने लगी, तो ये ह्रास शुरू हुआ बाद में। तो औषधियां जो काष्ठ औषधि है, मुख्यतः से पर्ण है, काष्ठ है, मूल है, शाखाएं है, ऐसे अनेक प्रकार की औषधियां, अनेक प्रकार के वृक्षों के अंगों का उपयोग आयुर्वेद में हो रहा है अभी तक। लेकिन नागार्जुन ने ये देखा कि अभी जो ये काष्ठ औषधि है उसका प्रभाव कम दिखाई देता है, और अभी सबसे ज्यादा जरूरत है जो लंबे समय तक रह सके ऐसी औषधियों का। क्योंकि पहले के काल में वैद्य जो चिकित्सा करते थे वो अपने यहाँ ये औषधि उगती थी, उसका चूर्ण बनाकर तुरंत दे देते थे, लोकल लेवल पर काम होता था। लेकिन बाद में काम बढ़ा, यहाँ भारत में ही बाहर के देशों के लोग आने लगे, वहाँ यहाँ की औषधियां ले जाने लगे, तो औषधियों को लंबे समय तक रखना जरूरी हुआ। वो लंबे समय तक रखने वाली औषधियां जो है वो धातुओं से बनने वाली औषधियां है, जिसको हम रस औषधि कहते हैं। वो एक बार रस औषधि बन गई कि उसके बाद जितने साल उनको रखा जाए उतना उसमें गुण में वृद्धि होती है, गुण में ह्रास नहीं होता है। आप वनस्पति की देखेंगे तो वनस्पति का कोई भी चूर्ण, वटी गुटी या चूर्ण बनाया जाए, उसके गुणों का ह्रास होता है, तो गुण धीरे धीरे कम होते जाते हैं। उसको सवीर्यता अवधि कहते हैं। वो सवीर्यता अवधि एक होती है, उसमें धीरे धीरे उसके गुण कम होते जाते हैं। वनस्पति से चूर्ण बनाया, वटी गुटी बनाई तो कम होते जाते हैं। लेकिन भस्म की कोई भी दवाई बनाई यदि, तो भस्म ही उसमें उपयोग में आई तो भस्म के गुण बढ़ते जाते हैं। जितने पुरानी हो उतना उसका फायदा ज्यादा होता है। अभी 100 साल पुरानी भस्म बन रही है, हो रही है, 100 साल पुरानी मिल रही है, 200 साल पुरानी भस्म मिल रही है, भस्म के गुण वही रहते हैं। ये भस्म बनाने की जो प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से किसी ने सिखाई,
चाहे स्वर्ण भस्म हो, चांदी की भस्म हो, लोहे की भस्म, किस तरह से उसको बनाया जाए, तो वो सबसे पहले एस्टैब्लिश किया नागार्जुन ने। सुश्रुत संहिता के बाद के काल में सुश्रुत संहिता का ही प्रति संस्कार किया। सुश्रुत संहिता में बहुत कुछ उन्होंने प्रति संस्कार करके बहुत सारी बातें बताई। यही सिद्ध नागार्जुन ने सुश्रुत संहिता का भी प्रति संस्कार किया और खुद रस पर यानी विभिन्न भस्मों के ऊपर इतना अच्छा कार्य किया कि आयुर्वेद में एक पूरा युग भस्म का आया, रस का आया। इसके लिए रस युग के जो जन्मदाता है वो महर्षि नागार्जुन को कहा जाता है। दूसरा, तिर्यककृत प्रातन क्रिया कही जाती है, जो डिस्टिलेशन कहा जाता है। आज हम डिस्टिल वाटर बहुत बड़े पैमाने पर आज एलोपैथी में उसका उपयोग होता है, फार्मा इंडस्ट्रीज में उपयोग होता है, अनेक प्रकार की दवाइयों में उपयोग होता है। लेकिन सबसे पहले जिसने सिखाया तिर्यक पातन क्रिया को, डिस्टिलेशन को, वो नागार्जुन है। विश्व भर में आज इसकी चर्चा होनी चाहिए। नागार्जुन ने एक इतना बड़ा आविष्कार किया कि पानी के बाष्प को उपयोग में लिया जाए पानी की जगह पर, तो अनेक प्रकार की औषधियों के गुणों में बहुत ही बड़ा अंतर आएगा। तो ये डिस्टिलेशन से पूरे के पूरे अर्क ये तो हो ही रहे थे, लेकिन उसको व्यवस्थित रूप से समाज के सामने रखा। धातु बनाते वक्त उसमें बहुत सारा ऐसी क्रियाएं की जिसको आज हम डिस्टिलेशन कहते हैं। तो ये नागार्जुन का बहुत अग्रगण्य प्रदान रहा। अनेक पत्थरों में से, धातुओं में से विभिन्न प्रोसेस करके उसकी दवाई बनाई जाए और वो इतना अच्छे काम करे अपने शरीर में जाकर, क्योंकि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में एक कोशीय जीव के रूप में धातु स्थित है। हमारा शरीर भी अन्नमय कोश का है। वो सबसे पहला कोश शरीर से शुरू होता है, हमारा अन्नमय कोश। वही अन्नमय कोश से धातु वाला है, जो मुख्यतः अन्नमय कोश की वहां पर है, क्योंकि वो एक कोश ही है। तो संपूर्ण अन्नमय कोश धातुओं का है और हमारा भी शरीर का अन्नमय कोश है, सबसे पहला जो स्थूल शरीर दिखाई देता है। तो इसके ऊपर समान धर्म से जितनी असर धातु की सूक्ष्म चूर्ण कर सकते हैं, भस्म कर सकती है, उतना एक भी द्रव्य नहीं कर सकता है। वो नागार्जुन ने सिद्ध करके बताया। इसके लिए सालों से नहीं मिटने वाले रोग भी रस औषधि के सेवन से मिट गए। इसके लिए मिथिली शरण गुप्त जी ने भी बताया कि हार जाते थे वे दुनिया के जो वैद्यवर, जिस रोग से हम भस्म करते थे उसे बस भस्म के ही योग से, हम उसे बस भस्म ही कर देते थे। किससे? भस्म के ही योग से। अर्थात विभिन्न कॉम्प्लिकेटेड डिजीज में, क्रोनिक डिजीज में भस्म का इतना प्रचलन बढ़ा, वो नागार्जुन के कारण बढ़ा। इसके लिए औषधिभ्यो अधिको रसः, ये सूत्र आयुर्वेद में आया। आयुर्वेद में बताया गया कि अल्पमात्र उपयोगित्वात् अरुचेर अप्रसंगतः शीघ्रम परिणामदायित्वात् औषधेभ्यो अधिको रसः। तीन बातें रस की ऐसी है, भस्मों की ऐसी है, जो नागार्जुन ने खोज निकाली कि एक तो अल्पमात्र उपयोगित्वा, थोड़ी भस्म लेनी पड़ती है मिलीग्राम में और इफेक्ट दिखाती है। वनस्पति के रस बहुत बड़ी मात्रा में चूर्ण चम्मच लेना पड़ता है, लेकिन एक चने के दाने जितनी भस्म लेनी पड़ती है। तो इसके लिए अल्पमात्र उपयोगित्वा थे, अल्पमात्र में ही उपयोग करना पड़ता है। फिर अरुचेर अप्रसंगतः, जो हम रस पीते हैं नीम का या गिलोय का या काढ़ा पीते हैं, उसका टेस्ट कड़वा होता है, तीखा होता है, कभी कभी बहुत खट्टा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो कशैला होता है हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन भस्म का कोई टेस्ट ही नहीं होता है, स्वाद नहीं होता है, तो आसानी से लिया जाता है, अरुचि नहीं होती है। फिर शीघ्रम परिणामदायित्वात्, तुरंत परिणाम दिखाता है। भस्म का परिणाम तुरंत ही होता है। इसके लिए औषधिभ्यो अधिको रसः, औषधि से रस अधिक बढ़ जाता है। इसे आज भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट में रस की उतनी ही उपयोगिता है। जैसे बुखार आ गया तो त्रिभुवन कीर्ति रस है, जैसे आपको सर्दी खांसी हो गई या तो फिर सर्दी के कारण वायरल हुआ तो महालक्ष्मी विलास रस है। ऐसे अनेक प्रकार के रस है जो हमारे एक्यूट डिसीज में काम आते हैं। तो रस औषधि बहुत ही उपयोगी है, कभी एक्सपायर नहीं होती है और रखने में भी बहुत आसान है, उसका प्रभाव भी बहुत जल्दी है। नागार्जुन ने ये पूरी की पूरी बातें बताई, इसकी शोध की और अनेक प्रकार की औषधियों का प्रदान किया। आज भी कैंसर में जैसे हीरक भस्म उपयोग में आती है, एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो कैंसर में कारगर होता हो जितनी हीरक भस्म हो रही है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है जितना सुवर्ण भस्म है। हिंगुल कैंसर के लिए बहुत उपयोगी पत्थर माना जाता है। उसमें ऊपर सालों संशोधन करके गोंडल के ही अंबुभाई पटेल ने हिंगुल के ऊपर विशेष शोध कार्य किया और वो हिंगुल से बनने वाली भस्म से अनेक रोगों को रोग मुक्त कर दिया। और उन्होंने स्वयं वो स्वर्ण बनाने की भी विधि जानते थे,
अनेक धातुओं से सुवर्ण कैसे बनाया जाता है। इसके लिए नागार्जुन ने सूत्र दिया है, सिद्धे रसे करिष्यामि निर्दारिद्र्यम इदम जगत। मैं सुवर्ण को बनाकर उसकी विधि को बताकर ये पूरे जगत को दरिद्रता से मुक्त कर दूंगा। एक धातु में से कन्वर्ट करके प्रोसेस करके सुवर्ण कैसे बनाया जाए ये नागार्जुन ने लिखा है। लेकिन दुर्भाग्य से भारत में जो सुवर्ण की प्रक्रिया जानते थे उसको या तो अपहरण किया जाता था या तो उसको दाग धमकी करके उसकी विद्या लेकर उसको मारा जाता था। ये बहुत काल तक ये परंपरा चली, इसलिए आज सुवर्ण बनाने की प्रक्रिया या तो लुप्त हो गई या जो जानता है वो कभी भी कहता नहीं है, क्योंकि वो यदि बाहर आ जाता है, हाईलाइट हो जाता है, तो उसका या तो किडनैपिंग हो जाता है या कोई उसको ले जाता है और उसके बाद से विद्या को चुरा कर उसको मार देता है। ये खतरा है ही इस लाइन पर। इसके लिए आज बहुमूल्य विद्या जो जगत को हजारों लाखों साल मेहनत करने पर भी जिसकी प्राप्ति न हो, उसकी प्राप्ति नागार्जुन ने करके दी है। अनेक प्रकार के धातुओं पर उसने विशेष कार्य किया है। तो ये आयुर्वेद क्षेत्र का एक प्रदान है। आज भी आयुर्वेद रस औषधि से प्रख्यात है। रस औषधियों का उपयोग करके आयुर्वेद में आज अनेक प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड डिसीज में परिणाम ला सकते हैं, परिणाम आ रहा है। ऐसे अनेक प्रकार के यंत्र भी उन्होंने बनाए जो धातुओं को मारण मूर्छन कर पाए। 25 प्रकार के यंत्रों का उसमें वर्णन किया गया है। रस रत्नाकर नामक एक ग्रंथ उन्होंने लिखा, उसमें ये पूरी की पूरी बातें लिखकर रस का सबसे पहला ये ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद उन्होंने आरोग्य मंजरी और रसेंद्र सार नामक भी ग्रंथ लिखे हैं जिसमें उन्होंने ये पूरी की पूरी बातें बताई है। नागार्जुन का इतना बड़ा योगदान आयुर्वेद में है। रस की परंपरा उसी से शुरू हुई, इसलिए उसको सिद्ध नागार्जुन भी कहा जाता है। बौद्ध संप्रदाय को भी वो फॉलो करते थे, बौद्ध संप्रदाय के भी वो आदर रखते थे। इसके लिए कोई कोई लोग उनको बुद्ध का जो अनुचर है वो भी मानते थे। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा है कि आयुर्वेद में तो वो तज्ञ थे ही, साथ साथ धार्मिक, दयालु और एक उत्तम और दक्ष वैद्य में जितने गुण होने चाहिए वो सभी नागार्जुन में थे। इसलिए वो ये सब कुछ कर पाए, एक समर्थ परंपरा भारत को दे पाए, सुश्रुत संहिता का प्रतिसंस्कार कर पाए और वहां से एक युग की शुरुआत हुई। उसका नाम है रस युग। नमस्कार, जय धन्वंतरी।